नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दो 2000 साल पुराना है बानबरत का मंदिर। महाभारत काल की मिली थी 9 स्वर्ण मुद्राएं। ग्राम रूहा के सरपंच ने लिखी भ्रष्टाचार की नई इबारत। शासकीय घास जमीन को जोत, मनरेगा की राशि की अपने खाते में। मोबाइल वैन से खोजे जा रहे हैं टीबी मरीज। सरकार की सराहनीय पहल, 2 घंटे में मिलेगी जांच रिपोर्ट। चाकूबाजी की घटना में उड़े विकास के प्राण पखेरु। प्रेम प्रसंग को लेकर हुई थी चाकूबाजी की घटना। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। आज हम अपने दर्शकों को दुर्ग जिले के बानबरत की अलौकिक कहानी से परिचित कराने जा रहे हैं, जो कि लगभग 2000 साल पुरानी है। भगवान की स्वयं भू प्रतिमा महाभारत काल की है, जिसका निर्माण बाणासुर ने करवाया था। दुर्ग जिले के अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में आने वाले गांव बानबरत में स्थापित है महाभारत काल की भगवान विष्णु मां लक्ष्मी की प्रतिमा। इस प्रतिमा के बारे में किंवदंती है कि ये अपने आप प्रकट हुई थी। उन्हीं प्रतिमाओं के साथ भगवान शिव जी का शिवलिंग, संकट मोचन भगवान हनुमान जी की प्रतिमा भी प्रकट हुई थी। किंवदंती यह है कि महाभारत काल के समय बाणासुर ने भगवान कृष्ण की गायों का वध कर दिया था। गायों के वध के पश्चात बाणासुर का सुख चैन सब कुछ छीन सा गया था। अर्ध विक्षिप्त सा हो बाणासुर भगवान ने कृष्ण की आराधना की। भगवान कृष्ण ने बाणासुर को स्वप्न दिया कि बानबरत में मेरी मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर वहां की बावड़ी में स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। स्वप्न की बात को सच मानकर बाणासुर बानबरत पहुंचकर इन मूर्तियों की खोज की। स्वयं भू मूर्तियों को खोजने के बाद बाणासुर ने एक मंदिर का निर्माण करवा उसमें भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित की। वहीं चंद कदम पर भगवान शिव और भगवान हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित किया। छोटी बावड़ी में नहाकर पूजा पाठ कर बाणासुर ने अपने ऊपर लगे गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाई। उसी समय से बानबरत में गौ हत्या करने वाले यहाँ पर आकर पाप मोचनी कुंड में नहाकर अपने आप को गौ हत्या के पाप से मुक्त पाते हैं। फरवरी माह के माघ पूर्णिमा को यहाँ पर 3 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं, पूजा अर्चना कर अपने कष्टों का निवारण करते हैं। ये मंदिर जो है लक्ष्मी नारायण का, ये लगभग 2000 साल पुराना है। जिस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, ये उसके पहले के समय की मंदिर है और इसको बाणासुर द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर को जिस टाइम पे बाणासुर राजा का और कृष्ण भगवान का युद्ध हुआ था और बाणासुर जिस टाइम कृष्ण भगवान के युद्ध से मतलब जीत नहीं पाया, तो वो क्या किया कि उनके जितने भी गायों थे उनके ऊपर बाणों का वर्षा किया, तो उसको गौ हत्या का पाप लगा था। तो उस पाप की मुक्ति के लिए फिर उसको स्वप्न आया कि भाई यहाँ पे मेरी मूर्ति दबी हुई है, उसको निकाल के मंदिर बनवाइए और स्थापना कीजिए, तब तुमको जाके इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तब जाके फिर ये 6 मासी रात में ये मंदिर बना हुआ है। और जिस समय पे मतलब इस तरीके का जो मंदिर है, वहाँ किसी भी मंदिर में कलश नहीं चढ़ता। ये हम लोग को पूर्वजों से चलते आ रहा है। ये लगभग 10वीं 11वीं पीढ़ी है जो हम लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं। इस मंदिर को लेकर यह भी किंवदंती है कि यह निर्माण 6 मासी काल में हुआ है, यानी कि 6 माह दिन और 6 माह की रात्रि जब इस मंदिर का निर्माण हुआ, इसलिए इस पर कलश की स्थापित नहीं हो पाया है। वहीं मंदिर के अंदर खंभों में भी पुरातत्व की नक्काशी की गई है, जो कि परिलक्षित होती है। वहीं बाणासुर की प्रतिमा दीवार पर बनाई गई है। अभनपुर से गौ हत्या की पूजा कराने संत राम ढिमर ने भी ग्रैंड न्यूज के साथ कुछ बातें साझा की। बाइक से मतलब बछड़ा खत्म हो गया, तो उसकी पूजा फर्स्ट किया है। कब खत्म हुआ? ये 21 दिन हो गए अभी। नहीं, बाइक से मेरे। आपकी बाइक? हाँ, भिज गए। वो चला रहा? ना, क्या नाम है? संत राम ढिमर। कब की घटना बताइए जरा। ये 21 दिन हो गए सर। अब 19 तारीख को है घटना। ये तो हम लोग को वैसे हमारे पूर्वज लोग को मालूम था, तो बोले वहाँ पंडित जी से पूछवाएं पूजा वगैरह करवाने करके, तो बोले 21 दिन के बाद वहाँ चल जाए ना,
वहाँ भी जो भी है, जो भी रस्म रिवाज लगेगा वहाँ, तो यहाँ आए। सदियों पुराने मंदिर में पुरातत्व विभाग को 9 सोने की मुहर भी मिली थी, जो कि महाभारत काल का इतिहास बयां करती है। वहीं प्रतिदिन इस मंदिर में गौ हत्या करने वालों की पूजा कराने के लिए भीड़ लगी रहती है। ग्रामीणों की माने तो बाजू में ही माता रानी का भव्य मंदिर है, जिसे एक शिक्षिका ने अपनी मुराद पूरी होने के बाद बनवाया है। वर्तमान में इस मंदिर के पुजारी सूर्यकांत वैष्णव की माने तो ये उनकी 11वीं पीढ़ी है, जो कि मंदिर में पूजा अर्चना का कार्य कर रही है। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। धमधा क्षेत्र के ग्राम रूहा में इन दिनों सरपंच के भ्रष्टाचार का परचम लहरा रहा है। घास जमीन की जुताई से लेकर मनरेगा में काम नहीं करने वाले की मजदूरी भरकर पूरा पैसा अपने खाते में डाल रहा है। सरपंच के भ्रष्टाचार के खिलाफ पंच और ग्रामवासी लामबंद हो रहे हैं। दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र में ग्राम रूहा नामक गांव में सरपंच नटवरलाल पटेल की भ्रष्टाचारी की चर्चा आम है। पंच और ग्रामवासी आवाज तो उठाते हैं खिलाफत की, लेकिन सरपंच का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। गांव में पूरा भ्रष्टाचार है। झाड़ भी काटा गया पिछले साल और उसको काट के अपने जहाँ भी ले जाना था उसको ले गया। और गांव में न तो वो खुद जो है, जो सरपंच है वर्तमान, वो अतिक्रमण घास जमीन जोत रहा है। करीब 10 से 12 एकड़ उनके पास घास जमीन है। 111 नंबर की जमीन घास है, 145 नंबर जमीन घास है। यहाँ पर की 36, 63 और 36 जमीन जो नाला के ऊपर में, जो स्वयं सरपंच द्वारा उसके ऊपर काश्तकारी किया जा रहा है, वो भी घास जमीन है। यहाँ तो भ्रष्टाचार इतना हुआ है साहब, लेबर तो जो भी खन रहा है 25 आदमी घूम के ले रहे हैं, बड़े बड़े आदमी ले रहे हैं। सरपंच महोदय अपना ही घर के मेट रखा है, बिना प्रशिक्षित मेट है। एक सुखरी का एक उमरे है, राकेश उमरे, जो ये है कौन स्वीपर है स्कूल में, अभी काम नहीं चल रहा है तो उसको गोदी खनना चाहिए, उसको मेट बना दिया। साल भर से मास्टर रोल में दस्तखत कर रहा है, वही हाजिरी भरता है। अब मैं प्रशिक्षित मेट हूँ, मैं 4 दिन काम किया हूँ, मेरा हाजिरी नहीं भरा, रजिस्टर में मेरा दस्तखत है। इतना फाल्स भरा है कि आदमी अस्पताल में थे 4-4, 5-5 आदमी, उसका 4 दिन तक आया नहीं था, उसका भी हाजिरी भर दिया मास्टर रोल में और मेरा पैसा नहीं मिला। सरपंच के खिलाफ ग्रामवासी लामबंद तो हो रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है, यह एक सोचनीय पहलू है। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल वैन से टीबी के संबंधित मरीजों की जांच करने शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 50 लोगों ने इस बीमारी की जांच कराई। टीबी रोग से छत्तीसगढ़ को मुक्त करने टीबी रोग खोज अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ICMR की टीम भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 11 पहुंची। टीबी रोग की खोज के लिए एवं इस बीमारी से पीड़ित लोगों की तुरंत जांच करने के लिए ICMR की चलित स्वास्थ्य जांच बस वैशाली नगर में पहुंची, जो सभी स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित है। लोगों को इस अभियान से जोड़ने, सावधानियां बरतने के साथ साथ जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। वैन के द्वारा टीबी की जांच आधुनिक मशीनों से की जा रही है। इसमें संभावित मरीजों के बलगम की जाँच के 2 घंटे के भीतर ही रिपोर्ट दे दी जाएगी। वैन में लगी मशीन से CB-0 टेस्ट भी किया जाएगा। टीबी की पुष्टि होने पर मरीजों को तुरंत इलाज भी शुरू कराने को सलाह दी जाएगी। ये नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे हो रहा है, ये पूरे इंटायर इंडिया में किया जा रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और इंडिया के पूरे हर राज्य में, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़ के सारे राज्यों में किया जा रहा है। भारत सरकार, परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, NIRT चेन्नई, ICMR, WHO, इन सब के संयोजन से ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये एक रिसर्च चल रही है इंडिया में, जिसमें टीबी की प्रेवलेंस को देखा जा रहा है, पल्मोनरी टीबी। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ के 13 क्लस्टर सेलेक्ट हुए हैं 10 जिलों से, तो जिसमें से ये भिलाई वार्ड नंबर 11 भी सेलेक्ट हुआ है। इसमें भिलाई के वार्ड नंबर 11 से 800 लोगों का, 800 प्रतिभागी, उन सबका स्क्रीनिंग होना है। स्क्रीनिंग के तहत हम उनका चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं। ठीक है, उनकी स्क्रीनिंग इंटरव्यू बेस पे, इसका मतलब सिम्टम बेस पे भी उनके कुछ क्वेश्चन है वो हमारे पास है। आज हमारे पहले दिन में करीब 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया है और अभी हमारा ये कैंप करीब 6 से 7 दिन तक रहेगा, जिसमें 60 लोग। आपसी रंजिश को लेकर सोमवार की रात्रि नेहरू चौक पर मोहसिन उर्फ राजा ने अपने भाई और दोस्तों के साथ विकास साहू पर चाकू से जानलेवा हमला किया। मंगलवार की रात्रि विकास साहू ने BM शाह अस्पताल के ICU में अंतिम सांस ली। कैंप 1 स्थित नेहरू चौक पर सोमवार की रात्रि आपसी रंजिश को लेकर मोहसिन उर्फ राजा ने अपने छोटे भाई और अन्य लोगों के साथ मिलकर विकास साहू पर चाकू से जानलेवा हमला किया। चाकू के वार से घायल विकास को BM शाह अस्पताल के ICU वार्ड में भर्ती कराया गया था। मंगलवार की रात्रि विकास ने अस्पताल में अंतिम सांस ली। संडे की रात को
9:30 बजे के आसपास में नेहरू चौक में जो घटना घटी थी और विकास साहू नामक लड़के को वहीं के रहने वाले आरोपी नाबालिग के द्वारा चाकू मारा गया था, जिसमें से 3 लड़के गिरफ्तार हुए थे। और आज सुबह लड़का जो आहत है विकास साहू जो आईसीयू में था, आज ख़त्म हो गया है और प्रकरण में धारा 302 बढ़ाई गई है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। प्रकरण के 2 आरोपी फरार हैं। बहुत जल्द ही अपन आसाम तक उनको अरेस्ट कर लेंगे। मोहसिन उर्फ राजा कुछ दिन पूर्व ही पास्को एक्ट में जमानत पर छूटा था। प्रत्यक्षदर्शी आर्यन का कहना है, घटना की रात्रि आरोपीगण हत्या करने की मंशा से चौक पर खड़े थे और गाली गलौज करते हुए गंदे इशारे कर घटना को अंजाम दिया। कल हम लोग यहाँ डीजे खोल के आ रहे थे, गाड़ी में बैठ के ऊपर में। हाँ। तो राजा लड़का है वो वहाँ पे बैठा हुआ था, मेरे को इशारा किया तू दिखना मत करके। हाँ। तो उसके बाद मैं गाड़ी रोकवाया नेहरू चौक के पास, फिर वहाँ से उतरते हुए आया तो लड़का मेरे को देख के ना घर भागा हुआ। हाँ। तो मैं उसके घर गया उसके बाप को बताने की कि अंकल आपका लड़का मेरे को उंगली दिखाता करके। तो मैं उसके घर गया तो उसका बाप नहीं था, उसकी माँ थी। तो मैं उसकी माँ को बताया, आंटी देख लो ऐसी ऐसी बात है। उसकी माँ उसको 2 थप्पड़ भी मारी। फिर उसके बाद हम लोग आ ही रहे थे, तो उसके बाद वो पीछे आया, बोलता तू घर में आके क्या हीरो बन रहा था, बाहर मिल बताता हूँ करके। मैं अभी रुका, मैं बोला बाहर ही तो हूँ, बता क्या करना करके। ऐसी बस बात हुआ, उसी में से उसका छोटा वाला भाई चाकू निकाला और गप से उसको मारा। फिर उसके बाद में उसको ऐसे पकड़ने के लिए किया तो थोड़ा पीछे हुए लोग, तो मैं फिर उसको लेकर चाकू तो कितने बार बात किया गया? एक ही बार किया गया? वो लोग कितने लोग थे साथ में? उन लोग 4 लोग। कितने बजे की बात है ये रात की? यही 7:30-8 बजे। वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu
with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी कानून को लेकर बालोद विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसियों ने किसान आंदोलन के समर्थन और कानून के विरोध में ग्राम झलमला चौक से बालोद नगर तक पैदल और बैलगाड़ी में रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसी जमकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए बोले कि सरकार के 3 नए कानून को जल्द ही रद्द करना चाहिए। देश का किसान सड़क पर बैठा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। केंद्र सरकार को किसानों के हित में फैसला लेते हुए इस कानून को खत्म करना चाहिए। इस दौरान बालोद ब्लॉक और नगर के तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार के द्वारा पारित किया गया है किसान विरोधी कानून है और हम सब कांग्रेस पार्टी और किसान संगठन के साथ मिलकर आज का पद यात्रा झलमला से बालोद संपन्न किया गया। इन्हीं उद्देश्य और इन्हीं मांगों को लेकर कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी से हमारा निवेदन है कि ये तीनों काला कानून को वापस लें। जो केंद्र सरकार द्वारा जो किसान विरोधी काला कानून जो बना है उसके विरोध में हम लोग किसान के समर्थन में काला कानून वापस लेने के लिए पद यात्रा की है झलमला से बालोद तक। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर दुर्ग ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस ने बुधवार को साइकिल रैली निकालकर रिसाली क्षेत्र के 4 वार्डों में भ्रमण किया। देश में हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस जन जागरण अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बुधवार की सुबह जितेंद्र साहू के नेतृत्व में रिसाली क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15, 16, 17 और 18 में कांग्रेसियों ने साइकिल रैली निकालकर भ्रमण करते हुए केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानून का विरोध प्रकट किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और सभी कांग्रेस के सभी विंग के पदाधिकारी, एनएसवाई, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सभी विंग के हमारे कांग्रेस के पदाधिकारीगण एक किसान जो आंदोलित है केंद्र में 2 महीने से लगातार किसान अपने मांग को लेकर आंदोलित है। उसके तहत रिसाली नगर निगम के वार्ड में हम लोग लगातार हर रोज़ 4 वार्ड का भ्रमण जन जागरूकता के रूप में कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के निर्देश के अनुसार कि जो किसानों के विरोध में जो 3 बिल लाया गया है और किसान अभी 2 महीने से वहां आंदोलनरत है और किसानों के हित में फैसला लेने के बजाय उल्टा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उनके रास्ते में कील ठोकने का काम कर रही है, कोई माओवाद से जोड़ रहे किसान आंदोलन को, कोई नकली किसान कहकर उसको अपमानित कर रहे हैं हमारे अन्नदाताओं को। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी लगातार अभी जन जागरण करते हुए पूरे लोगों को, हमारे शहरी क्षेत्र के जो लोग, रिसाली क्षेत्र जो एक्चुअल गांव के परिवेश में है, वो सभी गांव के लोगों को, किसान को, यहाँ के उद्योगपतियों, क्योंकि किसान के आंदोलन आम जनता से जुड़ा है, हमारे आम लोगों से जुड़ा है। इसलिए हम आम लोगों को भी जन जागरण के तहत बता रहे हैं कि हम किसान अन्नदाता के साथ, पूरे हमारे जनमानस कांग्रेस पार्टी उनके साथ। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी के अवैध कारोबार के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन बुधवार को दुर्ग में किया गया। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में हो रही अवैध कारोबारी के विरोध में अब पीड़ित पक्षकारों ने मोर्चा खोल दिया है और प्रदर्शन व आंदोलन के माध्यम से अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने का फैसला लिया है, जिसमें विभिन्न वाहन संचालक संगठनों का सहयोग भी पीड़ितों को मिल रहा है। इसी के तहत चोलामंडल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी द्वारा किए गए छल और अवैध कारोबार से पीड़ित हो चुके लोगों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कंपनी द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को सभी के समक्ष रखा गया। धरने पर बैठे अधिवक्ता सतीश त्रिपाठी व सामाजिक कार्यकर्ता व ट्रांसपोर्ट संघ के संरक्षक प्रभुनाथ मिश्रा ने बताया कि लंबे समय से छत्तीसगढ़ में वाहन फाइनेंस और प्रॉपर्टी मार्टगेज के लोन में अनाप शनाप तरीके से सभी नियमों को ताक पर रखकर चोला
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी द्वारा लोगों का शोषण किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाने के लिए कई बार ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई गंभीर कार्यवाही कंपनी के खिलाफ में नहीं की गई। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो हैं ये भारत के कानूनों का ही पालन नहीं कर रही हैं। चोलामंडलम हो या और ऐसी जो कंपनियां हैं, आपको कोई मामला होगा तो चेन्नई बुलाएंगी। जिस प्रदेश में आप काम कर रहे हो उस प्रदेश की भाषा में, हिंदी भाषा में आपका समझौते का प्रपत्र होना चाहिए, अनुबंध होना चाहिए। उस प्रदेश में आपका आर्बिट्रेटर होना चाहिए जो चर्चा करे, और जहां अपराध घटित होता है, घटना घटित होती है, उस थाने में रिपोर्ट होती है, उस जिले के कोर्ट में मामला चलता है। इनका मामला यहाँ नहीं चलेगा। गरीब आदमी चेन्नई कहाँ जाएगा? जुए अड्डा चलाने वाले, अवैध शराब बेचने वाले, तमाम जो गिरोह पूरे देश में नेटवर्क इनका फैला हुआ है, हर थाने में पैसा देते हैं। वैसे ही नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों का ये। आज से 4-5 महीने पहले हम लोगों ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दुर्ग में कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया, बताया कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के माध्यम से ये जितने धंधा करने वाली कंपनियां खुली हैं, इनमें विशेष तौर से चोलामंडलम का जो कारोबार है ये पूरी तरह अनैतिक, गैर कानूनी और असंवैधानिक है। यहाँ पीड़ितों की संख्या है और ये पीड़ित लोग हैं। इस आंदोलन का मकसद ये था, इस कंपनी का मेरे पास लिखित दस्तावेज है जिसमें इसने पुलिस प्रशासन को बाकायदा लिख करके दिया है कि आप इन पीड़ितों का कोई पक्ष न सुने, इनकी FIR दर्ज न करें। क्यों? क्योंकि हमारा लेन देन का मामला है और पुलिस प्रशासन लेन देन के मामले को समझते हुए एक कार्रवाई नहीं करती। एक थाने में सैकड़ों इनके मामले दर्ज हैं। वहीं पीड़ित पक्षकारों ने भी कंपनी द्वारा किए गए छलावे को मीडिया के समक्ष रखा। मेरे साथ ये घटना हुआ है कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड शाखा सुपेला ने 35 लाख का अवैध फर्जी लोन एक फर्म के तथाकथित फर्म संचालक को दिया। उस लोन में जो डॉक्यूमेंट्स में दस्तखत थे वो फर्जी थे, उसमें जो अवलोकन था वो अनुचित था, बिना उसकी पर्सनल गारंटी, कोई गारंटी नहीं ली गई और उसको पैसा दिया गया। पैसा लेके उस संचालक ने गबन कर दिया, जिसके विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध कायम हुआ है मेरी शिकायत में। किंतु चोलामंडलम के अधिकारी द्वारा, क्योंकि उसकी पर्सनल गारंटी कुछ भी नहीं ली गई, तो मेरी संपत्ति को अनुचित रूप से उसमें अटैच किया जा रहा है और मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि पैसा दिया जाए। प्रशासन तुरंत FIR दर्ज करे, क्योंकि वह चिन्हित है इस प्रकरण में, उसके खिलाफ हमारे दस्तावेज हैं, उसने अवैध लोन दिया है, उसने मेरी संपत्ति का अनुचित मर्जर किया है। इन्वेस्टमेंट कंपनी द्वारा लोगों को लोन देकर उनके अकाउंट को लिंक करके उनसे पैसा वसूली करने के बाद ब्याज के, OD के नाम पर अवैध वसूली जो की जा रही है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर उसका विरोध करने इकट्ठा हुए हैं। चोलामंडलम ने जो मेरे साथ किया है, मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी मेरे चाचा जी के नाम से और एक गाड़ी मेरे पिताजी के नाम से थी। चाचा जी की गाड़ी टोटल लॉस हो गई एक्सीडेंट में, जिसका इंश्योरेंस, एड ऑन इंश्योरेंस, नई गाड़ी का 6 महीने पुरानी गाड़ी थी, एड ऑन इंश्योरेंस चोलामंडलम के द्वारा हमें दिया गया था। एक्सीडेंट के बाद जब हमने उसकी EMI बंद कर दी FIR होने के बाद, तब चोलामंडलम द्वारा हम पे EMI के लिए दबाव बनाया गया और पुलिस के साथ साठगांठ करके उसमें ड्राइवर का नाम परिवर्तित करा दिया गया। बाद में उस गाड़ी को चोलामंडलम द्वारा स्क्रैप में बेच दिया गया और जो रनिंग कंडीशन गाड़ी थी उसे लिंक अकाउंट बता करके सीज करके बेच दिया गया बिना किसी सूचना के। 15 दिन के अंदर ये कार्रवाई की गई गाड़ी को सीज करके बेचने की, और बाद में आज 2 साल बाद मुझे 5,43,000 रुपये की वसूली के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है घर में आकर के कि 5,43,000 रुपये आप जमा करिए। कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग के दूसरे चरण में बुधवार को पुलिस कर्मियों का टीकाकरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में टीकाकरण केंद्र पहुंचे पुलिस कर्मियों ने कोविड-19 वैक्सीन लगवाकर अपने आप को कोरोना जैसी संक्रमित बीमारी से सुरक्षित महसूस किया। पिछले 1 साल से कोविड-19 का संक्रमण पूरे विश्व में काल बनकर छाया हुआ है। हजारों लोगों की मौत और हजारों लोगों के संक्रमित होने के बाद आखिरकार भारत के वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन की खोज कर ही ली। इसी के तहत वैक्सीनेशन के प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं दूसरे चरण के टीकाकरण कार्य में पुलिस कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया।
जिसके तहत दुर्ग के झाड़ूराम देवांगन स्कूल में टीकाकरण की प्रक्रिया आरंभ है, जिसमें सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने स्वेच्छा से पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। वैक्सीन लगवाने के बाद सभी कर्मियों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया, जहां उन्होंने अपने आप को सुरक्षित व किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होने की बातें कही। अपनी बात मीडिया के समक्ष रखते हुए टीका लगवा चुके पुलिसकर्मियों ने बताया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि टीकाकरण के पहले उन्हें जानकारी नहीं दी जा रही है, जिससे वे परेशान भी हैं। और लोगों से तो मैं क्या कहना चाहूँगा, लेकिन यहाँ जो टीकाकरण के लिए जब मैं आया तो स्पष्ट जानकारी विभाग दे ही नहीं रहा है। जो स्वास्थ्य विभाग है उसको पूरी जानकारी हमको मुहैया कराना चाहिए कि आपको टीका लगाने के पहले साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। मैं उनसे पूछ रहा था, कोई मेल अगर आपके पास में होगा तो बताइए, मेरे को पूछना था उनसे कुछ, लेकिन वो बताने के लिए कोई है ही नहीं, जानकारी देने वाले कोई ठीक से जानकारी दे नहीं रहे हैं। और पुलिस विभाग के मैं सबके साथ में, अपने अधिकारियों के साथ में मैं भी टीका लगाने आ गया। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? लोगों को कहना चाहूँगा कि टीकाकरण तो सबको कराना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मतलब टीका लगवाना चाहिए सबको, क्योंकि जब नहीं आया था तो सब यही बोल रहे थे ना कि हम पैसे दे के भी लगवाएंगे। तो अब सरकार जब पहल कर रही है फ्री में, तो लोगों को आगे आके लगवाना चाहिए। आप यहाँ आई थी तो आपको पूरी जानकारी मिली थी टीकाकरण को लेकर? हाँ, हमारे विभाग से पहले हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद आज हम लोग को डीएसपी सर बोले कि आज हम लोग का है डे वैक्सीनेशन का, तो आप लोग जाइए करके। हाँ, मैडम ने अभी बताया कि हल्का फीवर आ सकता है या थोड़ा अनईजी लग सकता है, और अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। अभी तो 15 मिनट हो गया है मैम, ठीक लग रहा है। अभी कुछ मतलब फीलिंग अंदर से नहीं हो रही, खुजली या नहीं, रैशेस टाइप? नहीं, अभी कुछ नहीं है। अभी तो फ़िलहाल किसी तरह की परेशानी नहीं है। हमारे पूरे कर्मचारी आ रहे हैं दूरसंचार वाले, वो सभी लगवाएंगे यहाँ पे। कितने देर हो गया आपको इंजेक्शन लगवाए? मेरे को करीब 15 मिनट हो गए, 15-20 मिनट हो रहा है। तो ठीक लग रहा है? बिल्कुल ठीक लग रहा है। फिलहाल वैक्सीनेशन का कार्य काफ़ी तेज़ गति से किया जा रहा है। टीकाकरण से अब तक किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए लोगों में टीकाकरण को लेकर कोई संदेह नहीं है और बड़ी संख्या में पहुंचे लोग स्वेच्छा से कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी एवं बीएलओ का संयुक्त 2 दिवसीय प्रशिक्षण भिलाई निगम के सभागार में होगा, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है।
नगरपालिक निगम भिलाई की प्रारंभिक मतदाता सूची तैयार करने एवं दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिए प्राधिकृत अधिकारी BLO के रूप में नियुक्ति कर दी गई है, जिसका आदेश अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने जारी कर दिया है। प्राधिकृत कर्मचारी भिलाई निगम की मतदाता सूची तैयार करने, प्रारंभिक मतदाता सूची का आम लोगों को निरीक्षण कराने, दावा तथा आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित फॉर्म उपलब्ध कराने, फॉर्म भरने में मार्गदर्शन देने और प्रस्तुत दावा तथा आपत्ति को प्राप्त कर उन्हें आवश्यक प्रतिवेदन के साथ संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। इन सभी कार्यों के लिए नगरपालिक निगम भिलाई के सभागार में प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। नगरपालिक निगम भिलाई के सभागार में 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण में मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी एवं बूथ लेवल ऑफिसर को संयुक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभिन्न चरणों में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में विधानसभा 65, भिलाई नगर एवं विधानसभा 66, वैशाली नगर से संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर एवं प्राधिकृत अधिकारी भिलाई निगम सभागार में निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित रहेंगे। देखिए, 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण हो 11 फरवरी और 12 फरवरी को आयोजित किया गया है, जिसमें मतदाता सूची तैयार करने का कार्य किया जाएगा। एक्चुअली बूथ लेवल ऑफिसर और जो प्राधिकृत अधिकारी हैं उनके संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है और आगामी चुनाव के लिए जो है तैयारी की जा रही है। और जो निर्वाचन प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची तैयार करना होता है, उसके तहत मतदाता सूची तैयार करके उसका दावा आपत्ति मंगा करके उसका निराकरण भी किया जाएगा। मतदाता अधिक से अधिक जो है मतदान करें और निर्वाचन में प्रक्रिया में भाग लें, इसके तहत भी जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और बूथ लेवल ऑफिसर जो होते हैं वो एक बीच की कड़ी होते हैं, जो भाग संख्या होती है उसके आधार पे जो मतदाता होते हैं उनके नाम को जोड़ने का काम करते हैं, नाम में संशोधन का काम करते हैं और कुछ स्थानांतरण होते हैं उनका काम करते हैं। धार्मिक व सामाजिक संस्था छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा ने आर्य शिक्षा समिति दुर्ग भिलाई पर स्कूलों के संचालन में भारी अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। आर्य शिक्षा समिति द्वारा स्कूलों के संचालन में हो रही गड़बड़ी को लेकर प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान आचार्य अंशुदेव आर्य के आतिथ्य में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान अंशुमन आर्य ने बताया कि अधीन 5 शैक्षणिक संस्थाएं महर्षि दयानंद आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मठपारा, गयानगर, दुर्ग, कोहका, भिलाई के अलावा DAV मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल व DAV मॉडल B.Ed कॉलेज, ओम परिसर आर्य नगर दुर्ग आती है, जिसका संचालन सभा की उप समिति आर्य शिक्षा समिति दुर्ग भिलाई द्वारा किया जाता है। लेकिन इन स्कूलों व कॉलेजों के आय व्यय का कोई हिसाब नहीं है। वहीं आर्य शिक्षा समिति दुर्ग भिलाई के साधारण सभा की बैठकों से भी छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के 2 पदेन कार्यकारिणी सदस्यों को अलग रखा जाता है। बैठक में सभा के पदेन कार्यकारिणी सदस्यों को प्रवेश से रोका जाता है। स्वार्थी तत्वों का यह कृत्य आर्य शिक्षा समिति दुर्ग भिलाई द्वारा स्कूलों व कॉलेजों के संचालन में बड़ी हेराफेरी करने की ओर इशारा करता है। साथ ही बैठक में प्रवेश पर रोक की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा ने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स व संस्थाएं दुर्ग संभाग को शिकायत कर अनियमितताओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। 2003 में एक शिक्षा समिति शिक्षण संस्थाओं को संचालन करने के लिए बनाई गई थी और ये छत्तीसगढ़ सभा की एक उप समिति है। छत्तीसगढ़ सभा के पदेन 2 व्यक्ति वहाँ का कार्यकारिणी में सभासद सदस्य हुआ करते थे। अन्य जितने भी गया नगर में, आर्य नगर DAV में और कोहका वहाँ पर 12वीं तक स्कूल है और यहाँ पर B.Ed D.Ed कॉलेज ओम परिसर में चलता है, उसका कोई भी आय व्यय को रजिस्ट्रार के सम्मुख नहीं दर्शित किए हैं। इससे सिद्ध होता है कि इन्होंने ये गलत मंशा से वो जो इनकम हुआ है उसको अपने आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं और ये भाई भतीजा वाद को बढ़ावा दे रहे हैं। घर पर अकेली महिला को जानकर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को छावनी पुलिस ने गिरफ्तार किया। कैंप 1 मेहमान कोल डिपो के निकट रहने वाली 30 वर्षीय महिला को घर में अकेली जानकर 5 फरवरी की रात्रि आरोपी रवि पंडित ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी ने महिला के 5 वर्षीय बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर घटना को अंजाम दिया था। छावनी पुलिस ने प्रार्थिया की रिपोर्ट पर फरार आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार किया। 4 तारीख की रात्रि में मेहमान कोल डिपो कैंपन में
पीड़िता के साथ में रवि तिवारी नामक लड़का है जो वहीं का रहने वाला है और उसके द्वारा महिला के साथ में गलत काम किया गया था, जिस पे धारा 376 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी। आज आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।